नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में रोलेक्स का तो नाम सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मैं रोलेक्स की डायरेक्टली बात नहीं करने वाला हूं। कंपनी का नाम है इथोस। और इथोस की बात करें, जिनके पास जो कंपनी का कामकाज है वो है वॉच से लेकर के ज्वेलरी और डायमंड से लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है। इनकी यदि ब्रांड की तरफ देखा जाए, जो उनके पास ब्रांड्स हैं जहां पे इनका कामकाज है, उसने कहते हैं कि इनके पास रोलेक्स की बात किया जाए, अल्पेंस हो, काफी सारे ब्रांड्स हैं जो कि चाहे वॉचेज को लेकर के हो या फिर इनके पास यदि रोलेक्स के अलावा यदि वॉच फाइंडर की यहाँ बात किया जाता है। इसके अलावा इनके पास प्री ऑन्ड की बात कहती हैं। ज्वेलरी ज्वेलरी सेक्शंस भी इनके पास हैं, जिनमें ज्वेलरी में अलग अलग इनके पास ज्वेलरी जैसे चीज़ें जिसमें डायमंड से चीज़ें से पाई जाती है, या उनकी प्रोडक्टिविटीज़ पे कंपनी कामकाज करती दिखती है। ये कंपनी की बात जो कर रहा हूँ, ये कंपनी इथॉस जो है वो इंडियन मार्केट में लिस्टेड है। और बीएसई की डेटाबेस के मुताबिक देखें तो इथॉस लिमिटेड की बात है, जो कि मार्केट में आज देखा गया कि अप ट्रेंड जाहिर करती दिखी। लेकिन पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक आप इनके स्टॉक परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि मार्केट में अप और डाउन दोनों रहा था। पिछले कुछ दिनों से बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। अब इनकी चर्चा करने वाले हैं कि इस बिजनेस से कंपनी कितनी कमाती है और उसकी फंडामेंटल ट्रेंड क्या है और मार्केट का ट्रेंड कैसा रहा है, जिसमें कि टाइटंस हो या स्काई गोल्ड्स हो या रियंस यूएंस जैसे कंपनी शामिल है। उनकी स्टॉक परफॉर्मेंस, इसके स्टॉक परफॉर्मेंस के साथ साथ फंडामेंटल का ट्रेंड कैसा रहा। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है उसके मुताबिक 704% मूवमेंट क्रिएट किया है। इंट्रिंसिक वैल्यू करीब 967 के आसपास की बातें कहती है। और हायर से लोअर की प्राइस हमने यहाँ पे देखा। यदि इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक आप देखते हैं तो स्टॉक का पी क्या है, ओवर वेटेज की बात शामिल करता है। या अर्निंग पर शेयर 37 रुपए से ज्यादा का कमाई करती है। और करीब कह सकते हैं कंपनी दो 2 करोड़ 45 लाख के शेयर के बेसिस पे मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है। 6,400 करोड़ की मार्केट कैप है। प्रमोटर कंट्रोल कंपनी 50% से ज्यादा का होल्ड करता है। 1 रुपए का प्लेस नहीं है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। आरओई आरओसी की आंकड़ा 10 से लेकर के करीब 15% के बीच में दिशा दिखाती है। यदि दिसंबर का रिजल्ट इसका नहीं आया है तो इन सब बातों को लेकर के रिलेट किया जा सकता है समझने के पर्पज से। यदि नहीं यदि आ चुका है तो शायद इन सब बातों को आपको काटने की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल जो नेट इनकम मार्जिन है ये आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। ये कंपनी 8% से ज्यादा की रेवेन्यू प्लस अदर्स ऑफ इनकम को मिलाकर के सेविंग कर पाती है। अगली बात कहती है कि जो कंपनी में क्यू और क्यू के हिसाब से सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ का आंकड़ा क्या कहती है, जो कि लेटेस्ट क्वार्टरली डेटाबेस के मैंने बेस पे क्रिएट किया। अब आती है कंपनी को लेकर के इथॉस जो लिमिटेड है, जो कि कामकाज इनकॉर्पोरेटेड जो है 2007 में बनी थी। प्रोमोटर जो कि प्रमोटेड बाय केडी डीएल्स लिमिटेड के हिसाब से इथॉस इन इंडिया लार्जेस्ट लग्जरी एंड प्रीमियर वॉच रिटेल चेन है, रिटेल प्लेयर है। जहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लार्जेस्ट लग्जरियस वाली की जो आइटम है, यहाँ पे चाहे रोलेक्स जैसे जो वॉचेज हैं वो भी इनके पास अवेलेबल की बातें शामिल करती है। पीयर्स के तौर पे भी हम कंपेयर करेंगे, उससे पहले इनकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी की तरफ एक झलक देखिए। फिर आते हैं हम मार्केट की परफॉर्मेंस लेवल, आखिर किस कंपनी में किस लेवल पे मार्केट की रुझान क्रिएट करती है। यदि आप इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस के फिलहाल साइड कर देते हैं तो फंडामेंटल ट्रेंड ये रहा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 26% से लेकर के 38% की उछाल क्रिएट किया, जो कि 24 का डेटा था कंपैरिजन करने के बाद 23 से। वही डेटाबेस यदि क्वार्टरली डेटाबेस की तरफ चले तो क्वार्टरली ट्रेंड जो इसका था वो भी लगातार सस्टेन करती दिखी, जहां पे वाई के मुताबिक कंपनी में 26% से लेकर के 14% तक की उछाल क्रिएट करती दिखी। तो वहीं पे लास्ट क्यू और क्यू के बेसिस पे हमने देखा कि 3% की सेल्स में उछाल के साथ साथ जो क्यू और क्यू प्रॉफिट का उछाल था उसमें गिरावट 7% के आसपास आंकड़ा को साझा कर। अब समझने की जरूरत पड़ेगी क्या आंकड़ा कहती है आगे चल करके, उसको समझने की कोशिश करते हैं इनकी ट्रेंडिंग से। देखिए, जहां तक इनका सेल्स का सवाल है तो सेल्स केवल सितंबर तक में 297 करोड़ का रहा, जो कि क्यू और क्यू में ये उछाल क्रिएट करती दिखी। जबकि प्रॉफिट के नंबर में
ये गिरावट दर्ज करती दिखी, 23 करोड़ की बजाय केवल 21 करोड़ का आंकड़ा साझा करती। कंपनी में इंटरेस्ट के बजाय जो अदर्स ऑफ इनकम है वो नियर अबाउट एडजस्टेबल है, तो मार्केट में चिंता की बात बिल्कुल नहीं दिखती। ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक जो ग्रोथ था, सेल्स लगातार ठीक ठाक कहती है, तो वहीं पे कंपाउंडेड प्रॉफिट भी ऑन एवरेज 28-30% तक की प्रॉफिट कमा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर देखा जाए तो ये कहती है करीब एवरेज 10 से 12%, लेकिन स्टॉक प्राइस सीजीआर में उस हिसाब से कामकाज नहीं करती दिखी। लेकिन ऑलमोस्ट यदि अब देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि पिछले एक साल की चार्ट ग्राफ के लेवल पे जहां मार्केट करीब करीब कह सकते हैं कि रेंज 2400-2500 के आसपास हुआ करता था, आज के टाइम में वही रेंज के आसपास। तो ये क्या दोबारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जहां पे मार्केट यहां से बाउंस बैक होगी, क्योंकि इससे पहले भी बाउंस बैक हुआ था, इससे पहले भी बाउंस बैक हुआ था। एक तरह लोग खरीदारी करते हैं तो दूसरी तरह बिकवाली भी करते रहते हैं, तो ये तो मार्केट की एक फितरत, इसको क्या कहेंगे। लेकिन एक हमेशा गोल्डन रूल लोग कहते हैं जो यूज करना चाहिए, जिससे क्या अपनी जो कैपिटल लगी हुई है उससे आपको नुकसान ना पहुंच जाए, इसीलिए खुद की एक्सपेक्टेशन बेसिस पे इसको समझने की जरूरत पड़ती है। यदि रिस्क फैक्टर की बात करेंगे, कंपनी में तो केवल 6 दिन के रिस्क फैक्टर की बातें शामिल करती थी, जबकि कंपनी में यदि आप बैलेंस शीट को देखें सितंबर तक में, तो कर्ज कंपनी ने लिया था और साथ में कर्ज के पैसे को अलग अलग जगह पे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो चाहे वो फिक्स वैल्यूशंस हो, वहां पे वैल्यूशंस दर्ज करती। जहां तक पेयर्स का सवाल है, पेयर्स में जहां पे हमने कहा कि यहाँ पे कंपेयर करने के लिए इसको रखा गया, सुपर डी मार्ट ट्रेंट जैसे कंपनी से कंपेयर किया गया। मुझे शायद ये सटीकता नहीं लगी, क्योंकि ये रिटेल्स में डील करती है, लेकिन वो कामकाज क्या करती है, वॉचेज और ज्वेलरी डायमंड्स डील करने वाली कंपनी के तौर पे है। शायद कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बीएसई के बेस डेटाबेस पे हमारी समझ में आया, ये जेम्स ज्वेलरी और वॉचेज वाली कंपनी की लिस्ट में यदि शामिल है तो टाइटन है, आर्गिल्स है, इसके अलावा इन कंपनियों से कंपेयर करना उचित हो सकता है। और यदि यहाँ पे इसके लेवल पे देखा जाए तो इसका लेवल यदि देखते हैं तो बाकी कंपनियों के नेट इनकम मार्जिन के लिहाज से यदि इथोस की बात करें तो ये 8% से ज़्यादा की शेविंग करती है। तो रेस्ट कुछ कंपनियां तो उससे कम भी करती है, तो कुछ कंपनी इससे ज़्यादा भी कंपनी करती है। अब इसको लाइफ स्टाइल से कंपेयर किया जाए, ये अलग अलग बातें को शामिल किया जा सकता है। अब एक चैलेंज आता है कि कंपनी का सबसे ज्यादा रिवेन्यू सोर्स है वो किस सेगमेंट से आता है, क्या वो जेम्स ज्वेलरी डायमंड से बेचती है या इनके पास लाइफ स्टाइल कपड़े वाले आइटम से बिल करती दिखती है। तो सेगमेंट वाइज कुछ कंपनी ने दिया होता तो शायद बेटर होता, लेकिन ऐसा कोई भी आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया है। जबकि इसको कंपेरिजन करने के लिए हमने जिस कंपनी को चुना, जिसमें कि टाइटन या स्काई गोल्ड्स या रेनस जैसे कंपनी को शामिल किया, तो यहाँ पे इन कंपनियों की रफ्तार की आगे पिछले एक साल के दौरान की यदि बात करें तो जहाँ पे सभी कंपनियों की रफ्तार तेजी से वायरल होती दिखी, तो वहाँ पे टाइटन कंपनी में 14% से ज्यादा की गिरावट दर्ज करती दिखी। ऑलमोस्ट इन सभी कंपनियों में देखा गया खरीदारी का मौका लगातार बनती दिखी। फिलहाल के लिए एक महीने से जब मार्केट में रिवर्सल चल रही है, तो तब मार्केट में इसके विपरीत की बात किया जाए, जब मार्केट में 17% की टाइटन न्यूट्रल रही, तो ये 17% से गिर के आसपास गिर गई, तो स्काई गोल्ड 22%, तो रेंज में करीब 6% की गिरावट हुई। ये एक तो मार्केट ट्रेंड के मुताबिक के डेटाबेस की बात करते हैं, जबकि पेयर्स के जो इंडेक्सेशन पार्ट है उससे यदि कंपेयर किया जाए तो ये कह सकते हैं कि जो बीएसई कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंडेक्सेशन है उससे कंपेयर करने पे पता चला कि उनकी रफ्तार से जो इनका रफ्तार है वो काफी तेजी से फैलता जा रहा है पिछले 2 साल की बेसिस पे। लेकिन उसके बाद मार्केट ने सीधे के सीधे रिवर्सल ले लिया, लेकिन रिवर्सल की वजह से कई सारे लोगों की जो वैल्यूशंस थी पोर्टफोलियो का उनमें कमी दर्ज करती दिखी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो अक्सर कहते हैं सर टारगेट क्या है, बॉटम क्या है, एसएल क्या है। देखिए सबके लिए अपनी अपनी पोटेंशियल है, सबके लिए अपनी अपनी टारगेट है, सबके लिए अपनी अपनी रिस्क फैक्टर है। तो कोई यहाँ पे भी लेके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा है और कोई यहाँ पे भी लेने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता है, वो बैठे ये रहता है कि शायद हमें अगले सीजन में इसका पैसा डबल हो जाए। लेकिन वो मार्केट की फितरत है, हर
3-4 साल के बाद मार्केट की क्रैश होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब तक मार्केट में सेटअप नहीं बनेगी, क्योंकि एक ही पॉकेट से दूसरे के पॉकेट में पैसा जाते हैं, कि नंबर ऑफ शेयर जब किसी गुल्लक में आप डालते रहेंगे तो वहां पे बढ़ता जाएगा, जब निकालेंगे तो वेट कम होता जाएगा। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती दिखी। जबकि फाइनेंशियल में कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रेटजी कहता है कि रिस्क के मुताबिक जो रिटर्न का पोटेंशियल है वो हाइक तो क्रिएट करती है, और क्योंकि सेल्स लगातार बढ़ती नजर नहीं दिखती है तो कुछ सिचुएशन में उसको गिरावट भी देखने को मिला है। इन सभी पहलुओं की तरफ हमने जानने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के, ओनली एज अ लर्नर। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।